है एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। क्लब लेक्चर नंबर 72 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इसके पहले हमने आपको 71 लेक्चर्स यूट्यूब पे दे दिया है क्लब बेस में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसमें मैंने पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरीज, कंसेप्ट, पीवाईक्यूज ढेर सारे उसमें आपको वीडियो दिया गया है। होप सो आप पूरा का पूरा फॉलो किए होंगे। अब बारी है मैथ्स की, जिसमें हम कंटिन्यू आपको 100 लेक्चर दे देंगे। ये लेक्चर नंबर 72 है, जिसमें हम लोग 1 सेट में प्रोबेबिलिटी को देखेंगे। और आपको पता है कि प्रायिकता में अच्छा खासा वेटेज रहता है बिहार बोर्ड का। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं, मैं दावा के साथ कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर सारे प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में जहां आपको दिक्कत होता होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, उन सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को इसमें बताया गया है। बस अब थ्योरीज और साथ ही साथ क्वेश्चन करते जाइए, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक, इसमें हम लोग 1 शूट देखेंगे प्रोबेबिलिटी को। और इसके पहले अगर आप प्रोबेबिलिटी कहीं से पढ़े हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा का पूरा बिहार बोर्ड का जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व किया गया है। 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक, बस इसमें मैंने पेन से यूज नहीं किया। अब यहां से देखिए हम लोग टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग प्रायिकता देखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन देखेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, फिर डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, ठीक, थ्योरम THEOREM। ठीक, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं उतना ही प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा जितना बिहार बोर्ड पूछता है। पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए पूरा का पूरा आपको अगर पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 घंटे का लेक्चर लगेगा। लेकिन ये बिहार बोर्ड का प्रोबेबिलिटी है, आप इसको जेई से और आईआईटी से बिल्कुल कंपेयर ना करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में इतना ही प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाता है जितना कि इस वीडियो में बताया जाएगा, और इतना से बिहार बोर्ड का प्रोबेबिलिटी आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे हमारे टॉपिक रहेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स्वतंत्र घटना, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट। इससे भी सवाल काफी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, और 2 नंबर के सवाल में भी पूछे जाते हैं। फिर एक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में टीपीटी कहा जाता है। टीपीटी, ठीक है। उसके बाद बेस थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। टीपीटी अगर आप समझ लेते हैं तो टीपीटी का ही बदला हुआ रूप कौन होता है? बेस थ्योरम होता है, यानी कि बेस का प्रमेय होता है। और ये बेस थ्योरम 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से सवाल पूछा जाता है कि एक थैला है, उसमें इतना नीला गेंदा है, इतना पीला गेंदा है, इतना हरा गेंदा है, उसमें से 2 नीला 3 हरा गेंदा को निकालेंगे। इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं वो बेस थ्योरम से ही बनाए जाते हैं। ठीक, देन चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता, यहां से आपको सारा चीज बताया जाएगा। अगर आप ये चीज पढ़े हुए हैं, आप वीडियो को यूट्यूब में देख लीजिए या डायरेक्ट जाइए क्वेश्चन जहां पे सॉल्व हो रहा होगा वहां। प्रायिकता का सबसे पहले यहां पे डिफिनेशन देखेंगे। देखिए, किसी घटना के घटित होने की संभावना की गणना है। मतलब कि जो प्रायिकता होता है ना, किसी घटना को ई बोल दिया गया है। ई का मतलब यहाँ पे इवेंट होगा, और पूरा का पूरा चैप्टर में जहां कहीं पर भी ई आएगा, इसी का मतलब क्या मानना है? इवेंट मानना है, जिसको घटना कहा जाएगा। तो प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता किसी घटना ई के घटित होने की संभावना की गणितीय गणना है, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कोई भी अगर इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट का जो होना है उसको मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है, इसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको पीई से सूचित किया जाता है। ठीक, इसे पीई से सूचित किया जाता है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी को किससे सूचित किया जाएगा? पी से सूचित किया जाता है। यानी कि क्या है? इट इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ चेंज ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ई एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय पी। क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी में हम लोग इवेंट, सैंपल स्पेस, इन्हीं सब चीजों के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे होंगे। अब किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को बार बार क्या लिया जाएगा? पी लिया जाएगा। तो अगर कहीं पर पी लिखा हो तो आपको समझना है कि पी क्या है, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। ठीक है, चलिए
अब नोट में एक बात लिखा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 10th बोर्ड में भी पूछा जाता है और 12th बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है। 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में भी आप पढ़े होंगे। ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका मान 0 से लेकर के 1 तक होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो मान होगा वो 0 से लेकर कहां तक होगा, 1 तक होगा। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है आप कह सकते हैं कि ये ऐसे, प्रोबेबिलिटी को जो वैल्यू को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। यानी कि कम से कम इसका जो वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी का वो होगा 0 और ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू होगा वो होगा 1, ठीक। यानी कि पी का मान कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता है और पी का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस पर भी सवाल आपसे बना करके पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन किसी प्रायिकता का मान हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पी का मान जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, सॉरी पी का जो मान होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ये प्रायिकता का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका इस्तेमाल हम और भी आगे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे वन शॉट में वीडियो को खत्म करना है, इसलिए तेजी से खत्म करना होगा। तो इसीलिए अगर आप फ्रेशर है तो भी आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप एकदम एक ही बार में समझे, या अगर ज्यादा प्रॉब्लम होता हो तो आप क्या कीजिए कि स्पीड थोड़ा कम कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो स्पीड डबल कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है। अगर आप पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी में 0 हो देन कुछ ना कुछ तो आपका हो ही जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी में मान लेते हैं कि आपको पहले से भी बहुत कुछ आता है देन प्रोबेबिलिटी में आप अल्ट्रा प्रो हो जाओगे। तो इसीलिए ये वीडियो सबके लिए बिल्कुल लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी बातें डिस्कस की गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अब देखते हैं इसमें कुछ डिफिनेशन वाली बातें होती है, जैसे कि असंभव घटना। ये असंभव घटना क्या होता है, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि अगर कोई घटना ई घटित होती है तो इसका जो गणितीय गणना होता है वही प्रायिकता कहलाता है। तो कोई घटना ई है, अगर इसका घटित होने की संभावना बिल्कुल ही 0 होता है तब इसको कहा जाता है असंभव घटना, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। इम्पॉसिबल इवेंट में P इक्वल टू कितना होता है 0, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे, यानी कि इट विल हैव प्रोबेबिलिटी 0। जिस भी घटना का प्रायिकता का मान 0 होता है उस घटना को इम्पॉसिबल इवेंट या असंभव घटना कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, निश्चित घटना, श्योर इवेंट। अनिश्चित का ठीक उल्टा निश्चित होगा। तो अगर P का मान 0 था तब इसको अनिश्चित कहा गया है, यहाँ पर P का मान 1 है तब इसको निश्चित घटना कहा गया है। यानी कि जिस घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है उसको क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, ठीक, श्योर इवेंट है। नेक्स्ट, प्रतिदर्श बिंदु यानी कि सैंपल पॉइंट। देखिए सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट दोनों में अंतर होता है, एक बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। ये सैंपल पॉइंट लिखा गया है, सैंपल पॉइंट यानी कि प्रतिदर्श बिंदु, ठीक। ये प्रतिदर्श बिंदु क्या है, तो किसी प्रयोग के संभावित परिणाम को प्रतिदर्श बिंदु कहा जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाइन है, हमने क्या किया, क्वाइन को ऐसे, क्वाइन तो नहीं है, अच्छा क्वाइन नहीं है, क्वाइन रहता तो आपको बताते। लेट अस सपोज हमने क्या किया, क्वाइन को टच किया। क्वाइन को जैसे हम टच करेंगे या तो उस पे हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अगर एक पासा है, अगर एक डाइस है, अगर डाइस को हम रोल करेंगे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा, तो उसमें से प्रत्येक घटना का होना ही, उसमें जो जितना भी प्रत्येक इवेंट होता है सबको क्या कहते हैं कि प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। एक बात समझ लीजिए, ए पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ए पॉसिबल आउटकम, जैसे कि हमने क्या किया कि डाइस को रोल किया, डाइस रोलिंग में क्या होता है, जैसे हम डाइस को रोल करेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। एक डाइस को रोल किया जाता है तो इतना सारा आता है। तो यहाँ पे मैं सैंपल स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सैंपल पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो इन सभी में टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम है। तो इसमें से प्रत्येक पॉसिबल आउटकम क्या कहलाएगा, सैंपल पॉइंट कहलाएगा। देखिए ये सैंपल पॉइंट, ये पॉसिबल आउटकम, एक पॉसिबल आउटकम यानी कि जितना है इसमें से प्रत्येक पॉसिबल आउटकम को क्या कहा जाएगा, सैंपल पॉइंट कहा जाएगा, प्रतिदर्श बिंदु कहा जाएगा। जैसे आप एक कॉइन को टच किए, टचिंग ए कॉइन, तो जैसे हम एक कॉइन को टच करते हैं या तो वहां पर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो हेड और टेल दोनों क्या है, एक कॉइन को टच करने के बाद आने का उसका पॉसिबल आउटकम है। तो ये हेड भी एक सैंपल पॉइंट की तरह काम करेगा और टेल भी सैंपल पॉइंट की तरह काम करेगा।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी इवेंट में जितने भी सैंपल पॉइंट होता है, अगर आप उसको सेट में अरेंज कर देते हैं तब उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है। बात को समझिए, अगर किसी इवेंट में मान लेते हैं कि 10 सैंपल पॉइंट है, आपने 10 सैंपल पॉइंट को एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, देन सेट इज सेड टू बी सैंपल स्पेस, यानी कि उसको प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है? प्रतिदर्श समष्टि यह सभी संभावित परिणामों वाला एक समुच्चय है। मतलब कि आप क्या कीजिए कि कोई भी एक इवेंट हो रहा है, तो कोई भी एक इवेंट होगा तो उसका जितना भी पॉसिबल आउटकम होगा, उसका परिणाम होने का जितना भी संभावना होगा, सबको आप इकट्ठा कर लीजिए, एक सेट बना दीजिए, तब उसको क्या कहा जाएगा? सैंपल स्पेस कहा जाएगा। और सैंपल स्पेस को हमेशा एस से सूचित किया जाता है। जैसे एक पासा फेंका गया तो प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या है? तो सैंपल स्पेस को एस से सूचित किया जाएगा। और जैसे एक पासा यानी कि एक डाइस को रोल करेंगे तो उस पर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा जिसको एन से सूचित किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जैसे कि 2 पासा को फेंका गया, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, अब जैसे ही 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तब देखिएगा क्या होगा? सैंपल स्पेस देखिएगा। मान लीजिए कि पहला पासा पर 1 1 आ जाए, और पहला पासा पर 1, दूसरा पासा पर 2 आ जाए। इसी प्रकार से हम टोटल केस बनाएंगे। एक बार 1 3 आ जाता है, एक बार 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि पहला पासा पर 2 आ जाए और दूसरा पर 1 आ जाए, पहला पर 2 दूसरा पर भी 2, पहला पर 2 दूसरा पर 3, पहला पर 2 दूसरा पर 4, पहला पर 2 दूसरा पर 5, पहला पर 2 दूसरा पर 6 आ जाए। अब ये भी हो सकता है कि पहला पासा पर 3 आ जाए, दूसरा पर 1 आ जाए। इसी प्रकार से हम टोटल केस बनाएंगे। अगर पहला पर 1 आता है, बाकी सब दूसरा के लिए हम पीएनसी लगाएंगे तो इसमें 6 केस बनता है। तो 2 के लिए फिर 6 बनेगा, 3 के लिए 6 बनेगा, 4 के लिए 6, 5 के लिए 6, 6 के लिए 6, यानी कि टोटल इसमें 36 आउटकम जो होता है सबको लिख लेते हैं। 3 2 फिर 3 3 3 4 3 5 3 6 हो जाएगा। ठीक, फिर हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इस प्रकार से अगर 2 पासा को फेंकेंगे तो इतना सारा उसमें पॉसिबल आउटकम्स होगा। तो इतना सारा पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या किए कि एक सेट में ला दिए। देन इसको क्या कहा जाएगा? सैंपल स्पेस कहा जाएगा। जब 2 पासों को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस यही आता है। अगर इसमें एनएस का मान पूछा जाएगा तो एनएस का मान होता है 36, और इस पर भी ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर कह दिया कि 2 पासा को फेंका जाए और 2 पासों को फेंका जाएगा, तो बताइए कि दोनों पासा पर सेम अंक आने की क्या प्रायिकता होगी? तो दोनों पासा पर सेम अंक कब आएगा? क्योंकि आपको पहले से भी पता होगा ये जो प्रोबेबिलिटी होती है जिसको पी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एनी और अपॉन में क्या होता है? एनएस। ठीक है, पी बराबर क्या हो जाएगा? एनी बटा एनएस। अगर पूछा कि दोनों पासा पर एक ही अंक आने की क्या प्रायिकता है? दोनों पासों पर समान अंक आने की क्या प्रायिकता है? दोनों पासों पर समान अंक आने की क्या प्रायिकता है? तो जो हमारा इवेंट होता है, जैसे कि एक पासा को 2 पासा को फेंकेंगे, 2 पासों को फेंकेंगे तो इतना सारा इसका पॉसिबल आउटकम्स होगा। लेकिन अभी क्या करना है कि हमें एक इवेंट चुनना है। तो इसमें क्या बोला है कि अभी इवेंट के बारे में हम और डिफाइन करेंगे। बाकी आप क्लास 12 में हो तो इतना तो आता ही होगा। सवाल ये बोला है कि दोनों पासों पर क्या आना चाहिए? सेम अंक आना चाहिए। देखिए सेम डिजिट कब है? 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि इसकी बात कर रहा है। वहां पर भी 1 1 आया और 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6।
यानी कि सेम हम कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां से एनी का मान आ जाएगा 6 और एनएस का मान कितना है 36। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एनी बटा एनएस। तो एनी का मान 6 है, एनएस का मान 36 है, यानी कि पी का मान आ जाएगा 1 बटा 6। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है तो देख लेते हैं एक बार इसको, यानी कि यादृच्छिक प्रयोग। अब जो भी है हिंदी में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं, लेकिन किसी विशेष परीक्षण का परिणाम पहले से ज्ञात नहीं होता है। It is an expression for which all possible outcomes are known, but obtained outcome of a particular trial is not known in advance। मतलब कि क्या होता है कि इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम एकदम एट रैंडम यादृच्छिया, मतलब क्या बोलते हैं कि अनजाने में जाने अनजाने में कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा पॉसिबल आउटकम्स तो हमें पता होता है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट की बात की जाए तो वो हमें नहीं पता होता है। जैसे कि हम एक सिक्का को उछालेंगे, तो सिक्का को उछालेंगे तो हमें या तो ये तो पता है कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब सिक्का को उछालेंगे एकदम एग्जैक्ट हेड आएगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर एक पासा को हम फेंकते हैं तो ये तो हमें पता है कि पासा को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा। अब क्या आएगा इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती है, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब एक ताश का गड्डी है, अच्छी तरीके से फेंटा हुआ ताश का प्लेइंग कार्ड से ताश का गड्डी है, उसमें से एट रैंडम हम एक पत्ता निकालते हैं। हमें ये तो पता है कि एक एट रैंडम, जैसे कि मान लेते हैं कि कहा जाएगा कि आप एक पत्ता निकाले और एक पत्ता निकाले तो वो क्या हुआ, डायमंड का आया। अब चूंकि डायमंड का संख्या 13 होता है तो हमें ये तो पता है कि जो निकला होगा कार्ड वो किसी 13 में से ही आया होगा, और वो 13 में से कौन होगा ये हमें नहीं पता होता है, तो इसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक, अब ये घटना क्या है, इवेंट क्या है, अभी आपको बताया कि यह प्रतिदर्श समष्टि का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, यह प्रतिदर्श समष्टि का एक उप समुच्चय होता है, यानी कि इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। हमने जो भी आपको सैंपल स्पेस दिखाया था, जैसे कि यहीं पर सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट उठा लीजिए अपने आप में एक इवेंट होगा। ठीक है, तो इस सैंपल स्पेस का 5 भी एक सबसेट होता है, तो इसीलिए 5 मतलब कुछ नहीं होना, वो भी एक क्या होता है, इवेंट ही होता है। ठीक, जैसे कि एक पासा को फेंका जाए, तो जैसे हम एक पासा को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस आता है एक, वो तो लिखा हुआ है, जैसे एक पासा को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां से एनएस का मान कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 6 आएगा, एनएस बराबर 6 आएगा। अब कोई घटना ए है, अब घटना ए क्या है, पासे में सम संख्या प्राप्त हो। जब पासा में सम संख्या प्राप्त होगा तो उस घटना को हम लिखेंगे, तो घटना को ए कहा गया है, तो ए बराबर, अब चूंकि पासा में सम संख्या कितना है तो सैंपल स्पेस में देखेंगे और उसमें से सम संख्या को निकाल लेंगे। इसमें सम संख्या 2 4 6 है, 2 4 6 हो गया। उसी प्रकार से घटना भी क्या है, विषम संख्या प्राप्त हो, तो विषम संख्या मतलब देख लेंगे 1 3 5 1 3 5। अब घटना सी है, सम अभाज्य संख्या प्राप्त हो, तो चूंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है, यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसका पूछेगा कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसका प्रायिकता मतलब कि पीए क्या है, पीए ज्ञात कीजिए, तो पीए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए पीए का फॉर्मूला हो जाएगा एनए बटा एनएस, क्योंकि एनए का मान कितना है, 3 है, तो यहां से 3 बटा 6 यानी कि 1 बटा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां अगर कहेगा कि पीबी निकालिए, तो पीबी बराबर हो जाएगा एनबी बटा एनएस, तो यहां से एनबी का मान हो जाएगा 3 और एनएस का मान ऑलरेडी निकला हुआ है 6 है, यानी कि ये भी हो जाएगा 1 बटा 2। अब घटना सी है, अब यहां से निकालेंगे पीसी, तो एनसी बटा एनएस, एनसी का मान 1 है, एनसी बराबर 1, तो 1 बटा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर कोई भी एट रैंडम के एक्सपेरिमेंट दे देगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है।
सरल घटना यानी कि सिंपल घटना, सिंपल इवेंट। अब ये क्या है सो देखिए, बहुत इजी है। ऐसी घटना जिसमें एक प्रतिदर्श बिंदु हो, मतलब कि एन इवेंट हैविंग वन सैंपल पॉइंट इज सेड टू बी सैंपल इवेंट। जिस सैंपल इवेंट में जिस इवेंट में केवल और केवल एक ही सैंपल पॉइंट हो, उसको क्या कहा जाता है? सरल घटना कहा जाता है। जैसे एक पासा को फेंका गया, ठीक है, पासा को फेंकने पर, तो जैसे एक पासा को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5। अब जैसे कि इसमें एक इवेंट ई है, अभी जो इवेंट ई है इसको हम मान लेते हैं सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। अब सम अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है केवल और केवल दो, क्योंकि दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि अपने आप में एक अभाज्य भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सब के सब विषम होती है। अब देखिए कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें इसके पास एक ही सैंपल पॉइंट है, सिंगल यानी कि ओनली वन सैंपल पॉइंट। तो इसके पास केवल और केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, यानी ये जो ई है एक सरल घटना है, यानी कि जो इवेंट है एक सिंपल इवेंट कर सकते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट, कंपाउंड इवेंट। अब जैसे कि सिंपल इवेंट में क्या होता है कि केवल और केवल एक ही सैंपल पॉइंट होता है, उसी प्रकार से कंपाउंड इवेंट में क्या होता है कि इसमें एक से अधिक सैंपल पॉइंट होता है, यानी कि एन इवेंट हैविंग मोर देन वन सिंपल पॉइंट इज सेड टू बी कंपाउंड इवेंट। जिस भी घटना में एक से ज्यादा प्रतिदर्श बिंदु होता है उसको मिश्रित घटना कहते हैं। जैसे कि मैंने फिर क्या किया कि एक पासा को फेंका, एक पासा को फेंकने पर, तो जैसे एक पासा को फेंकेंगे तो उसमें जो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास E1 कोई इवेंट है जो कि सम संख्या प्राप्त होने की बात कर रहा हो, तो E1 का मान कितना हो जाएगा? 2 4 6। E2 कोई इवेंट है जिसमें विषम संख्या प्राप्त होने की बात की गई हो, तो E2 का मान हो जाएगा 1 3 5। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, इसमें भी एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है, यानी कि E1 एंड E2 आर कंपाउंड इवेंट्स। तो बस यही एकदम बेसिक सा बात है, सिंपल इवेंट और यहाँ पर है कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट में क्या होता है कि इसमें जो इवेंट होता है, इसमें जो इवेंट यानी कि इसमें जो घटना होगा उसमें केवल और केवल एक ही सैंपल पॉइंट होगा, और इसमें क्या होगा? एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट होगा, ठीक। अब बात करते हैं सम संभाव्य घटना, यानी कि इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल इवेंट की बात करते हैं। अब एकदम ये जो टॉपिक है इसी में बिल्कुल इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। देखिए, दो घटनाओं को समान रूप से संभावित या असंभाव्य कहा जाता है यदि दोनों घटनाओं की प्रायिकताएं का मान समान हो। मतलब कि अगर कोई भी इक्वली लाइकली इवेंट्स है, देन समझिए कि दोनों का दोनों प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। Two events are said to be equally likely or equiprobable if the probabilities of both events are same. अगर दोनों घटनाओं की प्रायिकता का मान एक जैसा होगा तब उसको क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे कि एक सिक्का को उछाला गया, टॉसिंग ए कॉइन। जैसे एक सिक्का को उछाला गया तो मान लेते हैं कि E1 एक इवेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि हेड आ जाए, और E2 एक इवेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि टेल आ जाए। अगर E1 एक इवेंट है और हेड आ जाए तो अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, सबको पता है कि 1/2 होता है। अगर टेल आएगा तो भी इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो भी इसका वैल्यू 1/2 आएगा। यानी कि दोनों का प्रोबेबिलिटी का मान क्या है? बिल्कुल ही सेम है। तो हम कह सकते हैं E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक, जो कि यहाँ पे करके दिखाएंगे। नेक्स्ट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी खास करके 2 नंबर के सवाल में, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनका सबसे बड़ा कमजोरी होता है वो प्रोबेबिलिटी को नहीं पढ़ते हैं। वो प्रोबेबिलिटी उतना ही जानते हैं जितने कुछ उसको 10th में पढ़ाया गया था। अब चूंकि 12th क्लास के स्टूडेंट है, इसमें अच्छा खासा NCR NPR का यूज हो जाता है। खैर उस पर तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 शूट में ही लेक्चर देना है आपको। बट अगर आपको ज्यादा टाइम मिले देन प्रोबेबिलिटी जरूर डीप में पढ़ना चाहिए। अक्सर छोड़ देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को छोड़ना नहीं है। यह प्रोबेबिलिटी इतना मस्त और आसान चैप्टर है, इससे करीब करीब प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में 15 नंबर के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 15 नंबर में अगर 8 से 10 नंबर भी बन जाता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वेक्टर 3D इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कीजिएगा, आराम से आप 100 में 100 बना लीजिएगा।
तो इसीलिए ये जो निःशेष घटना है जिसको हम लोग एक्सहॉस्टिव इवेंट बोलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर दो घटना है E1 और E2 और दोनों का यूनियन अगर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तब उसको एक्सहॉस्टिव इवेंट कहा जाता है। बात खत्म, बस इतना ही। दो घटनाएं यदि E1 और E2 का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तब उसको क्या कहा जाएगा, एक्सहॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है, यानी कि निःशेष घटनाएं कहा जाता है। और अगर आपको यूनियन ही नहीं निकालने आती है देन आपका समस्या है। यूनियन नहीं निकालने आता है तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या है वो पढ़ रहे हैं, मत पर ये प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिए, यूनियन तो कम से कम निकालना आना चाहिए। तो E1 E2 है और E1 E2 तो यहाँ पे हमने यूनियन लिया, दोनों का जो यूनियन है वो सिंपल स्पेस के बराबर आ गया, तो मैंने बोल दिया कि E1 और E2 क्या एक्सहॉस्टिव इवेंट है। अगर मान लेते हैं कि तीन इवेंट है E1 E2 E3, अगर तीनों का इंटरसेक्शन लिया गया E1 का E2 के साथ और E3 के साथ और ये आ गया सिंपल स्पेस के बराबर तब इसको भी क्या कहा जाएगा, E1 E2 और E3 को एक्सहॉस्टिव इवेंट कहा जाएगा। जैसे एक पासा को फेंका गया, ठीक, पासा को फेंकने पर, तो जैसे ही हम एक पासा को फेंकेंगे तो यहां से सिंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 6। अब यहां से ये जो इवेंट E1 है इसको हम बोल देते हैं सम संख्या। सम संख्या आने की जो घटना है उसको E1 से सूचित किया गया है और विषम संख्या जो आने की घटना है उसको E2 से सूचित किया गया है, विषम संख्या, ठीक है। और उसके बाद एक E3 घटना है जिसको हम कह सकते हैं सम अभाज्य संख्या। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास तीन घटनाएं हैं। E1 जो कि सम संख्या घटित होने के बारे में बता रहा है, E2 जो कि विषम संख्या के घटने के बारे में बताएगा, E3 जो कि सम अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा है। तो अगर एक पासा को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 है, तो इसमें सम संख्या क्या होगा, तो 2 4 6। विषम संख्या क्या होगा, तो 1 3 5 और सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। अब क्या कीजिए कि पहले हम देखते हैं ना E1 और E2 का इंटरसेक्शन लेकर के, तो E1 और E2 का इंटरसेक्शन लेंगे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब देखें तो E1 जो E2 है ये सिंपल स्पेस के बराबर हो गया। हम कह सकते हैं कि E1 व E2 क्या है, निःशेष घटनाएं हैं, यानी कि ये म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, ठीक। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर E1 और E2 दोनों का यूनियन सिंपल स्पेस के बराबर आ जाए तब उसको म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट कहा जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। अगर आप यहां से संयोगवश E1 E2 और E3 तीनों का भी यूनियन लीजिएगा तो भी ये सिंपल स्पेस के ही बराबर होगा। देख लीजिए E1 के पास 2 4 6 है, E2 के पास 1 3 5 है, E3 के पास केवल 2 है। अब तीनों का क्या लेना है, E1 का, यहाँ से E2 का और यहाँ से E3 का, ये तीनों का यूनियन लेना है, ये सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये क्या कहलाएगा, एक्सहॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, यहां तक कि ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। वो तो एक्सहॉस्टिव था, ये क्या एक्सक्लूसिव है। देखिए अगर E1 और E2 दोनों का यूनियन सिंपल स्पेस के बराबर आ जाए तब इसको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट, एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। ये कब होगा, जब E1 और E2 दोनों का यूनियन सिंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा तब। अगर E1 और E2 दोनों का इंटरसेक्शन 5 के बराबर हो जाए, यानी कि E1 और E2 दोनों को आप एक साथ देखेंगे जिसको हम लोग सम्मिलन बोलते हैं। अगर दोनों को आप इंटरसेक्शन लीजिएगा, मतलब दोनों में अगर कॉमन खींचिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज टू बी 5, तब इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बताया गया है।
कि दो घटनाओं को परस्पर अपवर्जी कहा जाता है। ये परस्पर अपवर्जी होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हिंदी। दो घटनाओं को परस्पर अपवर्जी कहा जाता है यदि एक के घटित होने से दूसरे के घटित होने की संभावना समाप्त हो जाती है। दैट मीन्स E1 E2 का इंटरसेक्शन बराबर क्या हो जाएगा 5। टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ऑकरेंस ऑफ वन रूल्स आउट चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अदर। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, एक डाइस को फेंकते हैं, ठीक, रोलिंग है डाइस। जैसे एक डाइस को रोल करेंगे, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। कोई इवेंट E1 है सम संख्या आने की, और कोई इवेंट E2 है जो कि विषम संख्या आया, ठीक। ये सम संख्या और ये विषम संख्या को बता रहा है। अब सम संख्या है तो 2 4 6, विषम संख्या है तो 1 3 5। अब क्या किया कि दोनों का इंटरसेक्शन लिए, दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, जिसको नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, यहां तक कि उसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं, ठीक। यानी कि कह सकते हैं कि E1 और E2 जो है ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, यानी ये दोनों का दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कब होगा? जब दोनों घटना का इंटरसेक्शन 5 के बराबर हो जाएगा, तो 5 यानी कि एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे प्रायिकता की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, जैसे सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा, बिल्कुल। आप पढ़े हैं तो भी आपको फायदा करेगा, आप नहीं पढ़े हैं, पहली बार प्रायिकता पढ़े तो भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें इसके आगे ढेर सारा क्वेश्चन भी है। डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको तो मैंने ऊपर बता ही दिया है। माना कि कोई घटना E किसी प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस S की एक घटना है, तो E के घटित तो होने की प्रायिकता। अभी के बताया कि कोई घटना E है और ये जो सैंपल स्पेस का एक उप समुच्चय है, और इसका घटित होने का अगर प्रायिकता हमें निकालना है तो P का फॉर्मूला होगा N/NS। बस इसको याद रखिए। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बोलते हैं, यानी कि अनुकूल ढंग डिवाइड बाई कुल ढंग बोला जाता है। इसमें है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप PYQ देखते होंगे बिहार बोर्ड को, तो आपको पता होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कितना सारा सवाल पूछता है। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यदि E और F किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, तो F के घटित होने पर E के घटित होने की प्रायिकता को हम लोग क्या कहते हैं, सप्रतिबंधित प्रायिकता कहते हैं। मतलब देखिए क्या बोला है, इफ E and F are two events associated with the sample space है ना, the same space, sample space, ठीक, the sample space of random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred। मतलब अगर कहीं पे P/E/F लिखा होगा, मैं आपको बताता हूं कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो P और E/F लिखा हो, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, occurrence of E if F has already occurred। यानी कि E के घटित होने की प्रायिकता बताइए यदि F पहले ही घटित हो चुका हो, ठीक। E के घटित होने की प्रायिकता यदि F पहले ही घटित हो चुका हो, तो कंडीशन लग गया इसमें कि अगर F घटित तो होगा तो ही हम E के घटित होने का प्रायिकता बता पाएंगे। यानी कि अगर बारिश होगा तो फसल अच्छा होगा, समझ गए ना, अगर बारिश नहीं हो तो फसल अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी घटित घटना में जो है कंडीशन लग गया, तो इस प्रकार का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ E if F is already occurred। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो, इसको क्या पढ़िएगा,
ऑकरेंस ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब कि ए के घटित होने की प्रायिकता बताइए अगर बी पहले ही घटित तो हो चुका है। अगर कहीं पर पी बी बटा ए हो तब इसको कैसे आप बताइएगा। तो ऑकरेंस ऑफ बी इफ ए इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि बी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ए पहले ही हो चुका हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब इस पर ढेर सारा सवाल हम लोग करेंगे, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसमें क्या होगा कि हम लोग पी ई बटा एफ, जिसका मैंने आपको मतलब बताया कि ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि एफ ऑलरेडी हो चुका हो। अगर एफ ऑलरेडी हो चुका है तो एफ का प्रायिकता आपको दिया जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए और जो नीचे रहता है उसको नीचे रख दीजिए, ठीक है। ये तब होगा जब एफ इज नॉट पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि यदि बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छा होगा कि नहीं होगा ये बात तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ई के होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि एफ ऑलरेडी हो चुका हो तो हो चुका हो, यानी कि एफ का कुछ ना कुछ प्रायिकता होना चाहिए। अगर एफ नहीं होता मतलब कि अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट होता तो उसका मान 0 हो जाता और बटा में 0 करेंगे तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए इसका मान नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपसे कहा जाए कि चलिए भाई इसका फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या करोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में क्या कर दोगे, बी कर दोगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर पी बी बटा ए है तो क्या करोगे, पी बी अपॉन ए और डिवाइड बाई बट्टा में ए है तो यहाँ पर भी ए चिपका देंगे। यही फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अगर पी ई बटा एफ है तो क्या करेंगे, पी और ई और एफ का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे और डिवाइड बाई पी एफ कर देंगे। उसी प्रकार से पी एफ बटा ई है तो क्या करेंगे, पी एफ और ई का इंटरसेक्शन लेंगे और डिवाइड बाई पी कर देंगे। ये सब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि जो भी दिया जाएगा यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए और नीचे जो भी रहेगा उसको, तो ये सब फॉर्मूले हैं जो कि आपको रटना नहीं है बल्कि यहाँ से आपको समझना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक। अब देखिए इसका कुछ गुण है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जितनी भी सब प्रतिबंध प्रायिकता होते हैं उनके कुछ गुण है जिसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि ई तथा एफ किसी पर्टिकुलर समष्टि के दो घटनाएं हैं, लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स इन एनी सैंपल स्पेस। तो यहां पर अगर पी एफ बाई एफ निकाला जाए तो ये 1 के बराबर होता है। अगर ई बटा एफ देखा जाए, नहीं पी और ई डैश बटा एफ है, तो पी ई डैश बटा एफ जो होगा ये 1 माइनस पी ई बटा एफ के बराबर होगा। उसके बाद ये पी यूनियन बी है और डिवाइड बाई एफ है, तो ये बराबर हो जाएगा ए बाई एफ प्लस यहां से बी बाई एफ माइनस और पी हो जाएगा। मतलब ये देखिए ये पी है, यहां से ए है और यहां से एफ है। अब ए और बी कहने का मतलब दोनों को साथ में लेकर के चलना है, यूनियन है तो ए और बी दोनों को जो सैंपल पॉइंट होगा दोनों को मिला करके चला गया होगा। तो ये और जो एफ है इस पर एक बार कंडीशनल लगा देंगे, ठीक। और उसके बाद बी और एफ पर लगा देंगे माइनस, उसके बाद ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे और इस पर कंडीशनल लगा देंगे एफ का। यानी कि ओवरऑल यहां से आपको एक फॉर्मूला को याद कर लेना है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे नहीं करना है। जैसे कि क्वेश्चन है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी बराबर 0.6 और पी एफ बराबर 0.3 और पी इंटरसेक्शन एफ का मान 0.2 है, तो पी ई बटा एफ और पी एफ बटा ई ज्ञात कीजिए। तो पी का मान दिया हुआ है 0.6, पी एफ का मान दिया हुआ है 0.3 और पी इंटरसेक्शन बी का ई एफ का मान दिया हुआ है 0.2। यहां से पी ई बटा एफ निकालना है और पी एफ बटा ई निकालना है।
क्योंकि फॉर्मूला देखिए पी ई बटा एफ का क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए और जो नीचे रहेगा उसको नीचे भेज दीजिए। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.3, बाकी आंसर देख लीजिए आ गया। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से एफ बटा ई बोलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है और नीचे जो रहता है उसको नीचे रखते हैं। अब ई बटा जो एफ है इसका इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.2 जो कि यहाँ पे है और डिवाइड बाई 0.6, कैलकुलेट कीजिए आ जाएगा 0.33। ठीक, अब जैसे कि ये भी क्वेश्चन है, इसमें पी ए बटा बी ज्ञात करना है। तो पी ए बटा बी का मतलब आपको पता ही होगा, ए का घटित होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए अगर बी ऑलरेडी मतलब कि पहले ही घटित हो चुका हो। ऑकरेंस ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड। यदि इसमें पीबी का मान 0.5 हो और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 हो। अच्छा, तो यहां से पी ए बटा बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन और डिवाइड बाई नीचे में बी है तो नीचे में बी रख देंगे। इंटरसेक्शन का वैल्यू 0.32 दिया हुआ और इसका वैल्यू 0.50 दिया हुआ है। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से 16/25 आएगा और जिसको आप डेसिमल में 0.64 लिखेंगे। ये कैलकुलेशन की बात है, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, इसमें पी ए का मान 0.8 है, पीबी का मान 0.5 है और पी बी बटा ए का मान 0.4 है। तो क्या ज्ञात करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। क्योंकि पी बी बटा ए का फॉर्मूला है वो दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे है तो नीचे लिख देंगे। इसका मान दिया हुआ है 0.4, यहाँ पर ये 0.4 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.4 ले लेंगे और इसका मान निकालना है और पी ए का मान सवाल में दिया हुआ है 0.8। अब इसका मान कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 0.32, यानी कि हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 0.32 है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें पी ए का मान अच्छा वही है, पी ए का मान 0.8 है और पीबी का मान 0.5 है, वही है क्या? हाँ वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तब फिर पी ए बटा बी ज्ञात करना है। तो चूंकि यहां से हमने देखा कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 है तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32। अब पी ए बटा बी का मान क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाई पी बी। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो अभी हमने निकाला है 0.32 और पी बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से 0.5, कैलकुलेट कीजिएगा ये आएगा 0.64। अब ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहां से पी ए यूनियन बी का मान बोला है, मैंने अभी आपको बताया है कि पी ए यूनियन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी और माइनस में होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 प्लस पीबी का वैल्यू दिया हुआ 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी तो हमने पहला क्वेश्चन में निकाला ही था 0.32। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद ये 0.98 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये सारा का सारा बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू है। आपको बता दे ये भी बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी बीएससी भी पीवाईक्यू है, बीएससी भी पीवाईक्यू। ठीक, इसको भी पूछा गया था, ये भी पीवाईक्यू है एंड ये भी पीवाईक्यू ही है, पीवाईक्यू। ठीक है, तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन, अब इसमें क्या है कि पी ए यूनियन बी निकाल कीजिए। यदि 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 और पी ए बटा बी का मान 2/5 हो, यानी कि इवैल्यूएट पी यूनियन बी इफ 2 पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 एंड पी ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 2.5। अब देखिए यहां से 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 है। अगर इसको 2 पी ए और 5/13 को हम बराबर करते हैं तो 2 पी ए बराबर 5/13 हो जाएगा, यानी कि यहां से पी ए का मान आ गया 5/26। दो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 26। तो एक पी ए का मान आ गया। उसके बाद डायरेक्टली दिया हुआ है पीबी का मान कितना 5/13, तो पीबी बराबर भी 5/13 है। अब सवाल में यह भी दिया है कि पी ए बटा बी का मान कितना है 2/5 है, तो पी ए बटा बी का मान 2/5 है।
अब यहाँ पे लगेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब पी ए बटा बी है तो दोनों का लीजिए इंटरसेक्शन, और उसके बाद नीचे बी है तो नीचे बी रख दीजिए। अब इसका मान दिया हुआ है 2/5, 2/5 हो जाएगा। अब पी ए बटा बी तो हमें निकालना ही है। अच्छा, ए यूनियन बी निकालना है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना होगा। तो यहाँ पे पी इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, और बट्टा में पी बी का मान कितना है 5/13। तो यहाँ से पी इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5 × 5/13, 5 5 कट जाएगा, 2/13 आएगा। ठीक है, ये 2/13 आएगा। उसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि पी यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है, तो पी ए का मान है 5/26 यहाँ, अब प्लस पी बी का मान है 5/13 जो कि यहाँ है, अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ से अभी हमने निकाला है 2/13। अब सबको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 11/26 के बराबर आ जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक, देन ये जो क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को होप सो आपने समझ लिया होगा। अगर आप ये समझ गए तो यही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रायिकता का गुणन नियम कहा जाता है। ये क्या है? प्रायिकता का गुणन नियम, यानी कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ, थ्योरम है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो चूंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें अभी पढ़ाया गया है कि पी ए बटा बी बराबर पी और ए और बी का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय नीचे बी है तो नीचे बी। यहाँ से पी ए बी का इंटरसेक्शन जो होगा पी बी और इनटू में पी ए बटा बी होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अगर यहाँ पर आप पी ए लिखिएगा तब पी और बी बटा ए लिखना पड़ेगा। कहाँ गया? यहाँ। अगर यहाँ पर पी ए है तो पी बी बटा ए लिखना होगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि घटना ए की प्रायिकता और इनटू घटना ए की प्रायिकता इनटू घटना बी की प्रायिकता जबकि ए घटित तो हो चुकी है। क्या बोलेंगे? घटना बी की प्रायिकता जब ए घटित हो चुकी है, ऑकरेंस ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये जो पी इंटरसेक्शन बी का हमने जो फॉर्मूला निकाला है इसी को कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। यानी कि ये जो फॉर्मूला हमने निकाला यही क्या कहलाएगा? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहलाएगा। तो क्या होगा कि हमने देखा कि पी ए बटा बी का फॉर्मूला तो कंडीशनल में पढ़ाया ही जाता है। पी ए और बी का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा। ठीक, और यहां से पी और बी अपॉन ए, इसको क्या कहेंगे? ऑकरेंस ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड। इसको कहेंगे ऑकरेंस ऑफ बी इफ ए इज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि ए की घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए अगर बी पहले ही घटित हो चुका है। इसमें बी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ए पहले ही घटित हो चुका है। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यहां से बट्टा में ए है तो बट्टा में ए कर देंगे। अब देखिए यहां से ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालिए। तो इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालेंगे तो पहले आ जाएगा पी बी, तो इंटू वहां से आ जाएगा पी ए बट्टा बी। अगर यहां से भी देखेंगे पी इंटरसेक्शन बी तो यही लिखा हुआ है, इसमें अगर पी ए लिखेंगे तो इंटू हो जाएगा पी और बी बट्टा। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। यही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। ठीक, तो होप सो ये चीज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिपेंडेंट इवेंट है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्रायिकता से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट तो 15 नंबर पूछा ही जाएगा, जिसमें से 8 से 10 आपका जरूर बनेगा अगर आप ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लेंगे तब। यदि ए व बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि ए के घटित होने पर बी में कोई प्रभाव ना पड़े या फिर बी के घटित होने पर ए में कोई प्रभाव ना पड़े, तब ए और बी को स्वतंत्र घटनाएं कहा जाता है। यानी कि दोनों को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। ये कब होगा? जब ए और बी दो अलग अलग घटना हो, ए के घटित होने से बी के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े और बी के घटित होने से ए के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े। और इसमें ये जो पी ए यूनियन बी होता है ये पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाता है। ठीक है, देखिए ये पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ए इंटू में पी बी बटा ए। ये इसका फॉर्मूला होगा पी बी और इंटू में पी ए बटा बी।
लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए, तो इसमें पी बी बटा ए है, तो ये जो पी है और जो बी बटा ए लिखेंगे, अगर ए और बी दोनों फ्री है, मतलब बी का घटित होने का जो प्रायिकता है वो ए पर निर्भर नहीं कर रहा है और ए के घटित होने का प्रायिकता बी पर निर्भर नहीं कर रहा है, तब इसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये कब होगा? जब ए एंड बी दोनों का दोनों और क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर दोनों का दोनों स्वतंत्र घटनाएं होगा तो पी बी बटा ए का मान 1 होगा या पी ए बटा बी का मान 1 होगा, तो उसी को यहां से हम कहेंगे पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अगर मान लेते हैं कि 2 से ज्यादा घटनाएं का, जैसे कि ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, ए बी सी डी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं करने का मतलब होता है किसी के घटित होने से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां से हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी। ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र घटना हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्वतंत्र घटनाएं की बातें हुई। अब देखते हैं, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। पी ए का मान दिया हुआ है, पीबी का मान दिया हुआ है और बोला है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, तो पी इंटरसेक्शन बी का क्या है। देखो छुट्टी का सवाल हो गया और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ये बिहार बोर्ड का मैंने PYQ लिया है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं लिया गया है, सब बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। और 2025 जो एग्जाम पूछेगा उसमें कोई नई वैरायटी की क्वेश्चन नहीं आएगी, यही पैटर्न रिपीट होता है। बोर्ड है, बोर्ड में सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा, बस डाटा इधर उधर कर देगा। तो पीए का मान दिया हुआ है 3/5, पीबी का मान है 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और सवाल में तो बोल ही दिया है कि ए और बी दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पीबी। पीए का मान है कितना, 3/5 और पीबी का मान 1/5 आ गया 3/25। देन हमने यहां से एक प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा सा सेक्शन समाप्त कर दिया है। तो ये जो सेक्शन है ये इसमें हम लोग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लेइंग कार्ड्स होगा, जो ताश की पत्ती होती है। चलिए देखते हैं। सबको पता है कि जो ताश का जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होगा, जिसमें 26 होगा लाल रंग का और 26 होगा काला रंग का। अब ये जो लाल रंग होता है इसको 2 भागों में बांटा गया, एक होता है पान और एक होता है ईंट। और जो काला है 26, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक को कहा गया चीरी और एक को कहा जाएगा हुकुम। ठीक है, अब ये पान होता है 13, ईंट भी होता है 13, चीरी होता है 13 और हुकुम भी होता है 13। ठीक, पान जिसको हॉट कहा जाता है, ईंट जिसको डायमंड्स कहा जाएगा, चीरी जिसको स्पेड्स कहा जाएगा, हुकुम जिसको क्लब्स कहा जाएगा। आप एक बार मैच करा लीजिएगा, हॉट डायमंड स्पेड्स क्लब। अब ये जो 13 होता है सब एक ही जैसा होता है, जैसे कि ए होता है जिसको इक्का कहते हैं, इक्का यानी कि एस होता है, फिर बादशाह होगा, बेगम होगा, गुलाम होगा। अब ये जो बादशाह बेगम गुलाम है, सॉरी बादशाह बेगम गुलाम है, इस पे फोटो लगा हुआ होता है। बादशाह यानी कि किंग, बेगम यानी कि क्वीन, गुलाम यानी कि जैक। ये किंग है, ये क्वीन है और ये जैक है। ठीक, तो ये जो है ये एस है, इक्का है, तो उसके बाद बादशाह है, बेगम है, गुलाम है। अब ये बादशाह बेगम गुलाम पर फोटो लगा हुआ होता है। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दुग्गी तिग्गी 4 5, ये छक्का 7 8 नहल दहल कहा जाता है उसको हिंदी में। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह सकते हैं। अब सेम बात इधर भी रहेगा, ईंट के पास भी रहेगा, चीरी के पास भी रहेगा, हुकुम के पास भी रहेगा। तो देखिए सबसे पहले एस आया, देन बादशाह यानी कि किंग, क्वीन, जैक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंट कीजिए तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो प्लेइंग कार्ड होते हैं ये 13 होते हैं और ये 4 भागों में बटे हुए होते हैं। किसमें, पान में, ईंट में, चीरी में, हुकुम में, यानी कि हॉट डायमंड स्पेड क्लब में बटे हुए होते हैं। 4 से गुना करेंगे 52 आ जाएगा। इसमें फेस कार्ड होता है,
ठीक है। फेस कार्ड क्या होगा? फेस कार्ड मतलब कि जिसपे चेहरा दिखता होगा। तो चेहरा किस पे दिखता है? किंग पे दिखता है, उसके बाद क्वीन पर दिखता है और फिर जैक पर दिखता है। किंग, क्वीन और जैक को फेस कार्ड बोला जाता है। तो टोटल फेस कार्ड कितना होगा? टोटल फेस कार्ड, तो चूंकि एक के पास 3 होता है तो 4 है, तो टोटल फेस कार्ड हो जाएगा 12। उसके बाद इसमें होता है ऑनर्ड कार्ड। ऑनर्ड कार्ड में एस भी आ जाता है, मतलब इसको सम्मानित कार्ड कहा जाता है। अब चूंकि एस है उसको अलग से संज्ञा दिया गया है, उसको एसीई बोला गया है, तो उसको भी सम्मानित में गिनती किया जाता है। तो एक में हो जाएगा 4, तो टोटल 4 × 4 बराबर हो जाएगा 16। नंबर कार्ड, तो नंबर कार्ड कौन होगा? जिसपे नंबर लिखा हुआ रहता है। एस पर तो भाई नहीं लिखा हुआ रहता है। 2 3 4 5 6 पर रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 होता है, तो नीचे का 26 हो जाएगा। तो इस टाइप से भी सवाल कहीं से भी बनेगा, देन आपको जवाब दे देना है कि फेस कार्ड क्या होता है। तो KQJ होता है। टोटल फेस कार्ड कितना होगा? 12 होगा। ऑनर्ड कार्ड कौन होगा? 16, और 16 में कौन होगा? एस होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, जे होगा। 4 से गुना कर दीजिएगा 16 आ जाएगा। ये नंबर कार्ड क्या होता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को नंबर कार्ड कहते हैं। क्योंकि मुझे भी यहाँ पे लिमिटेशन में ही बताना है, मैं प्रायिकता की सारी बातें यहाँ पे नहीं बक सकता हूँ। बिहार बोर्ड के बारे में इतना मैंने बता दिया, ये मोर देन इनफ है। इतना से भी सवाल, और जो बिहार बोर्ड के सिलेबस होते हैं उसमें ये सारी भी बातें बहुत कम देखने के लिए मिलता है, और अक्सर बहुत कम ही बच्चे इस चीज को पढ़ पाते हैं। इसलिए मैं भी यहाँ पे एक लिमिट में ही रह करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप इतना भी जानते हैं और बिहार बोर्ड से बोर्ड की तैयारी की हो, देन इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। चलिए अब ये कार्ड देख लीजिए। स्पेड है, क्लब है, हार्ट है और ये डायमंड है। देख लीजिए, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जैक है, फिर क्वीन है और ये किंग है। बाकी ये सब कार्ड ऐसा ही दिखता है। इसमें 13 होगा, 26 39 और 52, इसमें 26 और ये 26, ब्लैक 26 और ये रेड भी 26। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तब तक आपका पढ़ाई कंटिन्यू होना चाहिए। ऑल द बेस्ट।